उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में मर्जर की प्रक्रिया का उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। मामले हाईकोर्ट तक गए, मामले सुप्रीम कोर्ट में भी गए और अभी मामला माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इतने विरोध के बावजूद भी मर्जर की प्रक्रिया अभी भी जारी है और ऐसे विद्यालय जो कि 1 किलोमीटर के अंदर हो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उनको मर्ज किया जा रहा था। लेकिन अब जो मर्जर की प्रक्रिया है वो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शुरू कर दी गई है। दिनांक 27 अगस्त 2025 को एक पत्र लिखा गया है उत्तर प्रदेश शासन अपर सचिव के द्वारा, और ये जो पत्र है आप देख सकते हैं विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के समन्वित उपयोग किए जाने के संबंध में। ये जो पत्र है ये डिजिटली साइन किया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर मेन बात जो है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छोटे एवं कम संसाधन वाले विद्यालयों को समूहीकृत करते हुए बड़े विद्यालयों के साथ एकीकृत किए जाने के संबंध में सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र 5 जून 2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के 50 से कम छात्र नामांकन वाले विद्यालयों की पेयरिंग की जाए। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो पेयरिंग होगी वो 1 किलोमीटर की सीमा के अंदर होगी तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो पेयरिंग होगी वो 3 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत की जाए। यहाँ पर देख सकते हैं जनपदों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 1 किलोमीटर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किए जाने तथा 50 अथवा इससे अधिक छात्र के विद्यालयों की पेयरिंग को निरस्त किए जाने हेतु पूर्व में प्रसारित निर्देश दिनांक 30 जुलाई को अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मतलब कि अभी जो पेयरिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा था केवल प्राइमरी लेवल पर, अब ये अपर प्राइमरी लेवल पर भी होगा और प्राइमरी में केवल 1 किलोमीटर के परिसर में ही पेयरिंग किया जाएगा, लेकिन अपर प्राइमरी में 3 किलोमीटर के परिसर में ऑलरेडी पेयरिंग के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको समझते हैं। पहले क्या होता था कि एक ही परिसर में अगर प्राइमरी स्कूल है और अपर प्राइमरी स्कूल है तो दोनों के परिसर अलग होते थे, दोनों के टीचर अलग होते थे, दोनों के प्रिंसिपल अलग होते थे। लेकिन आज से 3-4 साल पहले उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक नीति लाई गई थी जिसमें एक ही परिसर में जो भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय थे आपस में उनको मर्ज कर दिया गया था और एक प्रिंसिपल का पोस्ट वहाँ से खत्म हो गया था, क्योंकि प्राइमरी का जो प्रिंसिपल होता है और अपर प्राइमरी का जो असिस्टेंट टीचर होता है दोनों की ग्रेड समान होती है, दोनों की रैंक समान होती है। तो प्राइमरी का और अपर प्राइमरी के मर्जर के बाद से वहाँ का जो प्राइमरी का प्रिंसिपल का पोस्ट खाली हुआ वो अपर प्राइमरी में टीचर बन जा रहे थे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक प्रिंसिपल का पद स्वतः ही समाप्त हो गया। उसके बाद से मर्जर की प्रक्रिया जब शुरू हुई प्राइमरी को लेकर के तो इसका काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन अब ये जो मर्जर की प्रक्रिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधार बनाते हुए उच्च प्राथमिक में भी शुरू कर दी गई है और ये मर्जर की प्रक्रिया 3 किलोमीटर के अंदर पेयरिंग की जाएगी अपर प्राइमरी में। अब आप सोचिए कि ऐसे कितने विद्यालय होंगे अपर प्राइमरी में जिसमें 50 से कम बच्चे रजिस्टर्ड होंगे और उनको 3 किलोमीटर के दायरे में जो विद्यालय होंगे जिसमें अधिक संसाधन होंगे उसमें पेयरिंग किया जाएगा। अब प्राइमरी में पेयरिंग की संख्या कम हुई, क्यों? क्योंकि वहां पर रेंज 1 किलोमीटर डिसाइड किया गया था। अब यहां पर अपर प्राइमरी में रेंज 3 किलोमीटर डिसाइड किया गया है। मतलब कि 3 किलोमीटर के क्षेत्र में, 3 किलोमीटर के एरिया में, आप वृत्त समझ लीजिए, 3 किलोमीटर के एरिया में जो भी विद्यालय होगा उसका आपस में मर्जर हो जाएगा अगर वो 50 से कम छात्र वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको समझिए। वहाँ के बच्चे 3 किलोमीटर आगे अपर प्राइमरी में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी एक संशय का विषय होगा। दूसरा, बच्चों की संख्या अगर कम होती है लेकिन टीचर की तो मजबूरी है, वो अपनी नौकरी तो करेगा ही करेगा, चाहे उसको कहीं भी भेजा जाए, दूसरे विद्यालय में ही क्यों ना भेजा जाए। तो टीचर कम नहीं होंगे लेकिन बच्चों की संख्या कम हो सकती है। दूसरा, प्राइमरी वाले बच्चे मर्ज होने के बाद से बहुत सारे बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश। तो उस कंडीशन में एक तो प्राइमरी में बच्चे कम हो रहे थे, ऊपर से अब अपर प्राइमरी में भी बच्चों की संख्या कम होने लगेगी। साथ ही साथ जो मर्ज किए गए हैं विद्यालय उसकी वजह से टीचर की संख्या सरप्लस में होती चली जाएगी। अब जो प्राइमरी के प्रिंसिपल हुआ करते थे वो अपर प्राइमरी का रैंक समान होता था। अगर वो भविष्य में जाकर के अगर आसपास प्राइमरी स्कूल हुआ और अपर प्राइमरी हुआ तो हो सकता है कि उनको भी मर्ज कर दिया जाए भविष्य में जाकर के, अगर इस तरीके की नौबत आती है तो जो सैंक्शन पोस्ट है वो धरा का धरा रह जाएगा और बच्चों की संख्या कम होगी तो शिक्षकों की संख्या भी सरप्लस में चली जाएगी और इस तरीके से आने वाले कुछ वर्षों तक शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगाना अपने आप को धोखा देने के बराबर होगा। तो निश्चित तौर पर शिक्षा नीति को आधार बनाते हुए जिस तरीके से कार्यवाही की जा रही है वो शिक्षा विभाग को और ज़्यादा चौपट कर देगा। आपका क्या कुछ विचार है इस पर जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जैसा कि आपको ज्ञात होगा माननीय हाईकोर्ट में लंबित है। टेट को लागू करने के संबंध में याचिका
दायर की गई थी। ये याचिका श्री अखिलेश जी के द्वारा दायर की गई है और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पर रिस्पोंडेंट है। इनके द्वारा जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसका कोर्ट ऑर्डर कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं। लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट हैज प्लेस्ड बिफोर द requisitions sent by the government on the basis of which impugned advertisement has been issued, it is not clear therefrom as to whether the recruitment is for teaching class 9-10th only or also class 6 to 8 as is being submitted by the petitioner। पिटिशनर ने यह दावा किया था कि जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया उसमें स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि ये जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो रही है वो 9वीं से 10वीं के लिए हो रही है केवल, या फिर 6 से 10वीं के लिए हो रही है, मतलब कि 9वीं से 10वीं और इंक्लूड करते हुए 6 से 8 वाली भर्ती को। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्री वीके रघुवंशी appeared on behalf of the commission submits that said aspect has to be clarified by the state government। जो यूपीपीएससी आयोग है उन्होंने ये कहा है कि ये क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये राज्य सरकार क्लियर करेगा, हम केवल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हैं और हमें केवल परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ये जो किस क्लास के टीचर हायर हो रहे हैं ये स्थिति केवल और केवल राज्य सरकार स्पष्ट कर सकती है। आगे देखिए तीसरे पैरा में, लेट रिस्पोंडेंट नंबर 1 प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन शिक्षा अनुभाग 5 गवर्नमेंट ऑफ यूपी लखनऊ फाइल हिज काउंटर एफिडेविट पर्टिकुलरली ऑन द एफोरसेड एस्पेक्ट विद इन 2 वीक। और इस केस को लिस्ट किया गया है 11 सितंबर 2025 को फिर से सुने जाने के लिए। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी प्रकार के एक मामले में 2018 में माननीय हाईकोर्ट ने ही जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था और राज्य ने उस समय अपना जवाब दाखिल किया था कि ये जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती है वो 9 से 10 के लिए होती है। लेकिन इस बार मामला इतना सिंपल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर कैंसिल होना रहता, रिजेक्ट होना रहता याचिका तो अब तक रिजेक्ट हो जाती। 2-3 हियरिंग हो चुकी है और अब राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर क्या पेंच फंस रहा है इसको समझते हैं। देखिए राज्य सरकार अगर इसको 9वीं से 10वीं के लिए मानती है तो कुछ राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो हैं वो 6 से 8 के भी क्लासेस चलते हैं। तो फिर सवाल उठेगा कि इन विद्यालयों में कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि जब से एलटी ग्रेड बना हुआ है तब से 6 से 8 के लिए कोई भी अलग कैडर नहीं बना और तब से इनको कौन पढ़ा रहा है ये सवाल उठेगा। अगर राज्य सरकार इसको 6 से 10 के लिए मानती है तो फिर एनसीटी की गाइडलाइन जो कि 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना है उसके अंतर्गत 6 से 8 में पढ़ाने के लिए टेट अनिवार्य होता है अपर प्राइमरी का। तो फिर यहाँ पर टेट को लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे एनवीएस में केवीएस में वहाँ पर 6 से 10 वाले कैडर को टीजीटी माना जाता है और वहाँ पर टेट अनिवार्य है अपर प्राइमरी लेवल का। तो जब वो 6 से 10 के लिए है तो वहाँ पर टेट अनिवार्य है, तो फिर एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्य क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, अगर 6 से 10 ये मानते हैं तो टेट अनिवार्य करना पड़ेगा। अगर ये 9 से 10 मानते हैं तो 6 से 8 वालों को पढ़ा कौन रहा है ये सवाल उठेगा और उसको कैडर को अलग करने जैसे मामले फिर से प्रकाश में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय कोर्ट ने कहा है, इफ एनी सिलेक्शन इज मेड इन pursuance of the impugned advertisement it shall be subjected to decision of the writ petition। यानी कि इस प्रक्रिया में अगर कोई भी सिलेक्शन होता है तो उनका जो चयन होगा वो इस माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट के अधीन रख लिया गया है। यानी कि कोई भी कार्रवाई होगी जब तक इस कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक कार्रवाई इस जजमेंट के अधीन रहेगी। कहने का मतलब कि अगर किसी को नियुक्ति मिल भी जाती है और बाद में जाकर के माननीय हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन कुछ अगेंस्ट में दिया तो उनकी नियुक्ति रद्द भी हो सकती है। इसका सीधे सा मतलब ये हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स स्पष्ट हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।